तो आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। हमारे पास इससे जुड़े कई स्रोत हैं, हालिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं जो इसकी पूरी पृष्ठभूमि, मिलिट्री एंगल और इसके असर पर काफ़ी जानकारी देते हैं। आज कोशिश रहेगी कि ऑपरेशन सिंदूर के जो ज़रूरी पहलू हैं उनको समझें। मतलब ये क्यों हुआ, इसमें क्या क्या हुआ और फिर नतीजा क्या निकला। शुरुआत शायद इसके सबसे ताज़ा कारण से करनी चाहिए, वो जो पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। और फिर भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की उसका पैमाना भी काफ़ी बड़ा था। पाकिस्तान और पीओके मतलब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी कैंप और 13 दुश्मन पोस्टों को निशाना बनाया गया। ये जो कार्रवाई थी ये 7 मई 2025 की रात को शुरू हुई और लक्ष्य एकदम साफ था, आतंकी ठिकानों पर जवाबी हमला। बिल्कुल। और भारत ने इस ऑपरेशन में, आप कह सकती हैं, अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोर्टार तो थे ही, लेकिन साथ में ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें और वो स्कैल्प मिसाइलें भी थीं जो बहुत सटीक और गहरे निशाने भेज सकती हैं। फिर राफेल लड़ाकू विमान और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का भी इस्तेमाल हुआ। ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस बड़े दिलचस्प होते हैं, मतलब वो हथियार जो लक्ष्य के ऊपर मंडराते रहते हैं और सही मौके पर हमला करते हैं। तो ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये भारत की तकनीकी क्षमता का एक तरह से प्रदर्शन भी था। हाँ बिल्कुल, इसमें राफेल, तोपखाना, T-72 टैंक्स, एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन तकनीक, मतलब कई चीज़ें इस्तेमाल हुई। लेकिन इसी ऑपरेशन से ये भी साफ हुआ कि हमें शायद अपनी निगरानी और आपसी तालमेल को और बेहतर करने की ज़रूरत है। सही कहा। और शायद इसी अनुभव को देखते हुए सरकार ने 2029 तक 52 रक्षा उपग्रह लॉन्च करने की एक काफी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। जाहिर है भविष्य के किसी भी ऑपरेशन के लिए सटीक और रियल टाइम जानकारी वो तो बेहद अहम होगी ही। लेकिन इस ऑपरेशन की एक मानवीय कीमत भी थी। कई भारतीय जवान घायल हुए और जहां तक मुझे याद है बिहार के हवलदार सुनील कुमार सिंह समेत हमारे 2 जवान शहीद भी हो गए। हाँ, ये तो थी ऑपरेशन की सीधी कीमत, लेकिन पर्दे के पीछे एक और थोड़ी चिंताजनक बात सामने आई। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान चीन पाकिस्तान को भारत की तैयारियों और हमला करने वाले रास्तों की रियल टाइम खुफिया जानकारी दे रहा था। सच में? रियल टाइम जानकारी? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इससे सीधे तौर पर जो भारत के आबादी वाले इलाके हैं उन पर भी खतरा महसूस किया गया। और शायद बात सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं थी। सुनने में आया कि तुर्की का भी कुछ रोल था। बिल्कुल। सूत्रों के अनुसार तुर्की ने भी पाकिस्तान को बेराक्टार ड्रोन दिए और उन्हें चलाने वाले प्रशिक्षित लोग भी मुहैया कराए। ये वही ड्रोन है जो आजकल कई लड़ाइयों में काफी कारगर साबित हो रहे हैं। भारतीय सेना इसे पाकिस्तान, चीन, तुर्की के एक तरह के लड़ाकू गठजोड़ के तौर पर देख रही है। अच्छा, तो ये तो हुई सैन्य और खुफिया बातें। अब इस पर प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? भारत में क्या माहौल था? देखिए, भारत में केंद्र सरकार, कई विपक्षी दलों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसे आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी और सही जवाब बताया। राष्ट्रीय एकता की बात भी हुई और जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी यह साफ किया कि निशाना सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, आम नागरिक नहीं। और पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान ने इसे, जैसा कि उम्मीद थी, युद्ध की स्पष्ट घटना कहा और बदले की कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया थी? मीडिया ने कैसे कवर किया? कुछ हुआ? हाँ, बढ़ते तनाव के बीच 10 मई 2025 की शाम को दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया। हालांकि भारत ने ये भी कहा कि ऑपरेशन ठहराया गया है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को अपनी रक्षा तैयारियों को और तेजी से बढ़ाने पर जरूर मजबूर कर दिया। हाँ, वो तो दिख भी रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के अपग्रेड प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बिल्कुल। इनमें नई एयर डिफेंस गन्स हैं, बेहतर एंटी ड्रोन सिस्टम जो आजकल बहुत जरूरी हो गए हैं, समुद्री बारूदी सुरंगें और नए जासूसी विमान भी शामिल हैं। मतलब हर स्तर पर तैयारी। और दिलचस्प बात यह भी है कि तैयारी सिर्फ सेना के स्तर पर नहीं हो रही है, आम नागरिकों के लिए भी कुछ किया गया है। हाँ, ऑपरेशन अभ्यास नाम से एक पहल शुरू हुई है। देश के करीब 444 जिलों में आम लोगों को भी ड्रोन या मिसाइल हमले जैसी आपात स्थिति से बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, और इसी दौरान वो साइबर हमले वाली खबर भी आई थी। हाँ, वो भी हुआ। गुजरात एटीएस ने अनोनसेक नाम के एक हैकर ग्रुप के एक 18 साल के सदस्य को गिरफ्तार किया है।
जाजिम शहनावाज अंसारी। उस पर आरोप है कि उसने 50 से ज़्यादा सरकारी वेबसाइटों पर DDoS हमले किए थे, मतलब वेबसाइट पर इतना नकली ट्रैफिक भेज देना कि वो ठप हो जाए। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ऑपरेशन सिंदूर एक लक्षित जवाबी हमला था। इसने भारत की सैन्य क्षमता तो दिखाई, लेकिन साथ ही बाहरी ताकतों जैसे चीन और तुर्की की भूमिका और बेहतर निगरानी और हवाई सुरक्षा की तत्काल जरूरत को भी सामने ला दिया। हाँ, बिल्कुल। ये घटना साफ तौर पर भविष्य के युद्धों की एक झलक दिखाती है, जहां तकनीक का रोल और भी ज्यादा अहम होने वाला है। और भारत का जवाब भी कई स्तरों पर दिख रहा है। सेना का आधुनिकीकरण हो, अंतरिक्ष में अपनी नज़र यानी सैटेलाइट नेटवर्क का विस्तार हो, या फिर जमीनी स्तर पर नागरिक सुरक्षा की तैयारी। यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, जिसका शायद अभी कोई सीधा जवाब न हो। जिस तरह इस ऑपरेशन में रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा की गई चीन द्वारा पाकिस्तान को, उसे देखते हुए भविष्य की लड़ाइयों में सीधी जंग और ये जो प्रॉक्सी यानी परोक्ष सूचना युद्ध है, इसके बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। और इसके लिए सिर्फ नए हथियार और हार्डवेयर ही काफ़ी होंगे, या हमें पूरी तरह से नई रक्षा रणनीतियों के बारे में सोचना होगा? ये एक अहम सवाल है आगे के लिए।